बीजेपी के लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं हम लोग 400 सीट जीत कर आएंगे। ईवीएम है, जब तक वो जीत कर आएंगे, लेकिन जिस दिन ईवीएम हटेगा, एक बार बैलेट से वोट करा के देख लीजिए, 400 तो अलग है, आपकी 40 सीट पर सिमट कर रह जाओगे। लेकिन इस बार आपको सत्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब इनकी औकात नहीं, ये जीत कर भी इस देश को चला ले। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। जब से मोदी जी आए हैं, तब से देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। बेरोजगारी आ गई है। हमारी समझ में नहीं आती है कि आप कौन सा विकास कर रहे हैं। आप तेजी का विकास कर रहे हैं कि मंदी का विकास कर रहे हैं, या फिर देश को बेचने का विकास कर रहे हैं, या इस देश को लूटने का विकास कर रहे हैं। सारा का सारा पैसा, सारे के सारी दौलत, ये दो लोगों ने जो गुजरात से आए हैं, इन दो लोगों ने पूरे देश का मटिया मेट कर दिया। जब सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि बैलेट से होना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इन्हें क्या परेशानी है? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं चुनाव आयोग बोल रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग को भी इन्होंने दहशत में कर दिया है। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी संविधान को बदल नहीं सकता। संविधान को हाथ लगा कर देखना। ये देश को तोड़ने की बात करते हैं जितने भी लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ हैं भंते करुणाकर जी। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। आज फिर मैं रंजय कुमार जी के साथ फिर नेशनल दस्तक पर मैं लाइव हूँ, और आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्रश्न को पुनः से दोहराएं। सर, देश में चुनाव चल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल ही जो है दिल्ली में चुनाव हुए थे। छठा चरण चल रहा था। 58 सीटों पे चुनाव कल हुए छठे चरण में। और इस तरह से अब चुनाव अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है। और जिस तरह से भाजपा ने 400 नारे के साथ अपने चुनाव की शुरुआत की थी, तो अब चुनाव लगभग जो है 7वें चरण की ओर बढ़ जाएगा। 1 जून को है जो 7वां चरण होगा। तो आपको क्या लगता है, आपने पूरे चुनाव को देखा है, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा अपने जिस नारे के साथ उन्होंने चुनाव शुरू किया था, तो क्या उस दावे के आसपास पहुंच पा रही है या नहीं? देखिए रंजय कुमार जी, राजनीति बहुत अच्छी चीज है। राजनीति देश को चलाती है। राजनेता लोग कानून बनाते हैं। राजनेता लोग देश में बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन मेरा जैसा अनुभव है इन 50 वर्षों में, राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। वो लोग जो बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े उन पर क्राइम दर्ज हैं थानों में, वो लोग राजनीति में आ रहे हैं। ईमानदार आदमी, एलिजिबल आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। ये अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। पहले भी चुनाव हो चुका है। बीजेपी के लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि ईवीएम, हम लोग 400 सीट जीत कर आएंगे। मेरे अंदाज से वो ठीक कह रहे हैं। ईवीएम है, जब तक वो जीत कर आएंगे, लेकिन जिस दिन ईवीएम हटेगा, एक बार बैलेट से वोट करा के देख लीजिए, 400 तो अलग है, आपकी 40 सीट पर सिमट कर रह जाओगे। लेकिन आज जब से मोदी जी आए हैं, तब से देश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। पूरे देश में गरीबी और भूखमरी आ गई है। बेरोजगारी आ गई है। मोदी जी सत्ता को ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे और पुलिस के सहारे चला रहे हैं। सारा देश का नौजवान त्रस्त है। किसान परेशान है। किसानों का आंदोलन चला।
1.5 साल तक आंदोलन चला, उसके हिस्सा हम भी रहे। रोजाना हम किसानों को पानी, रोटी, दवाई देने के लिए जाते रहे, लेकिन 750 किसान बल की बेदी पर चढ़ गए, शहीद हो गए। ये तरह तरह के कानून लाते हैं, अग्निवीर योजना लेकर आए ये, लेकिन अग्निवीर केवल 18 साल की भर्ती में नौजवान, वो बच्चा अपने माँ का लाल मिलिट्री में भर्ती होगा देश की रक्षा के लिए, लेकिन 4 साल में उसे नौकरी से अलग कर दिया जाएगा। नौकरी से अलग कर दिया जाएगा। वो 22 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा, कहां नौकरी मिलेगी? और ये 72 वर्ष के लोग एमपी बनेंगे, 5 साल तक मौज मारेंगे, जिंदगी भर पेंशन लेंगे, एसी में चलेंगे, एरोप्लेन में उड़ेंगे, इलाज इनका फ्री होगा। लेकिन जो नौजवान बच्चा सरहद पर मारा जाता है, अभी एक राजस्थान में गुजर बच्चा मारा गया, एक यादव बच्चा मारा गया, लेकिन उसको शहीद का दर्जा भी इन्होंने नहीं दिया। किसानों के एमएसपी, किसानों का आज गुस्सा फूट रहा है। और मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूं, मोदी जी आप जीत कर आना, लेकिन इस बार आपको सत्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप ये मत समझना कि मिलिट्री आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, लेकिन यहाँ का परेशान आदमी सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान और रोजगार के लिए वो अपने जीवन की आहुति देगा। आप पहले रोजगार की बात करते थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 10 वर्ष तक तुम सत्ता में रहे हो, 1 लाख लोगों को भी यहां पर रोजगार नहीं मिला। तुम जो हो यहां पर मंदी की बात करते हो, लेकिन 60 रुपया जो लीटर पेट्रोल आता था, वो आज 110 रुपया हो गया है। जो सिलेंडर 500 रुपए का आता था, वो आज 1200 का हो गया है। हमारी समझ में नहीं आती है कि आप कौन सा विकास कर रहे हैं। आप तेजी का विकास कर रहे हैं कि मंदी का विकास कर रहे हैं, या फिर इस देश को बेचने का विकास कर रहे हैं, या इस देश को लूटने का विकास कर रहे हैं। ये हमारे गांव में कहावत है कि जब किसी किसान पर या किसी गरीब पर परेशानी आती है, तो वो अपनी बीवी के या अपनी माँ के जेवर बेचता है। उसी तरह से बीजेपी अपनी माँ के जेवर बेच रही है, वो रेलवे बेच रही है, वो भेल बेच रही है, वो तेल बेच रही है, एलआईसी का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, बीएचईएल का निजीकरण हो रहा है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है। सर, निजीकरण का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का कहना है कि निजीकरण होगा तो काम की दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि कई जो सरकारी सेक्टर हैं तो वो घाटे में चल रहे हैं, इस कारण हम उन्हें निजीकरण कर रहे हैं। तो क्या विरोध का कारण है आपका? ओहो, सरकारी कैसे घाटे में चले जाएंगे, और आप उनको प्राइवेट में करोगे तो वो बहुत फायदे में चले जाएंगे। बड़ा अच्छा नियम है, क्योंकि लोगों को जो नौकरी मिलती है वो रेलवे में मिलती है, नौकरी जो मिलती है वो बीएसएनएल में मिलती है, नौकरी जो मिलती है एलआईसी में मिलती है, नौकरी जो मिलती है वो तो बनिया की नौकरी हो जाएगी, 8 घंटे की जगह 20 घंटे। ढेर सारे बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं 20-20 घंटे, वो डिप्रेशन में चले गए, आपको मालूम नहीं है। वो 24 घंटे उनको टारगेट दे दिया जाता है, उनका हार्ट फेल हो जाता है, उनको अमेरिका भेज दिया जाता है। जब वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है, उनको पैसा नहीं मिलता है, उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। ढेर सारे अमेरिका में लोग हैं, कनाडा में लोग हैं, उनको टारगेट इतना दे दिया है। मेरा खुद भांजा बेंगलोर से अमेरिका गया, और वो वही टारगेट के कारण टेंशन में रहा, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी बीवी लाश को लेकर मथुरा आई। ये प्राइवेटाइजेशन करने से ये देश कंगाल हो जाएगा, ये पूंजीपतियों का देश हो जाएगा, अडानी और अंबानी तक सीमित हो जाएगा, और वो हो रहा है। सारा का सारा पैसा, सारे के सारी दौलत
ये दो लोगों ने जो गुजरात से आए हैं, इन दो लोगों ने पूरे देश का मटिया मेट कर दिया। यहाँ का साइंटिस्ट जानता है, यहाँ का इंजीनियर जानता है, यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि देश में यहाँ की एमएसपी, यहाँ की जीडीपी कितनी गिर गई, आपको मालूम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट करने में जो है फायदा होगा, और फायदा इनको होगा क्योंकि वे 500 करोड़ की संपत्ति को 10 करोड़ में वो अडानी और अंबानी को बेच देंगे। जब अडानी अंबानी को फायदा हो सकता है तो देश को फायदा क्यों नहीं हो सकता है? जैसे प्राइवेट कंपनियां नियम बनाती हैं कि जो ड्यूटी पर नहीं आएगा, जो काम नहीं करेगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। सरकारी सेक्टर में जो टाइम से नहीं आएगा और जो अपने काम को नहीं करेगा और जिसका काम डिले होगा, उस आदमी को सस्पेंड किया जाएगा, नौकरी से बाहर निकाला जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाता है? सर हमने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में इलेक्शन से की कि इलेक्शन में जो है 6 चरण हो चुके हैं और सीटें किसको कितनी आएँगी। तो आपने कहा कि 400 सीटें आ सकती है अगर ईवीएम जो है उनके हिसाब से काम करे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि विपक्ष जब जीतता है तो जो है जो सरकार विरोधी लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप भाजपा विरोधी हैं, तो आप लोग उस समय रोना नहीं रोते हैं। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की, बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो उस समय ईवीएम खराब नहीं होता है, लेकिन बीजेपी जीतती है तो ईवीएम की खराबी आ जाती है। इस विषय पे क्या कहेंगे? ये दिखाने के लिए जिता देते हैं। ये दिखाने के लिए एक आध स्टेट, एक आध जिला, एक आध मध्यावधि चुनाव दिखा देते हैं। जब सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि बैलेट से होना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इन्हें क्या परेशानी है? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं चुनाव आयोग बोल रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग को भी इन्होंने दहशत में कर दिया है, इसलिए नहीं कर रहा है। सर एक अभी एक प्रश्न बना हुआ है और अभी अमित शाह ने अपनी रैली में कहा है कि अगले कार्यकाल में अगर वो जीत जाते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम एक देश एक चुनाव एक ही साथ में जो है पूरे भारतवर्ष का चुनाव और राज्य की सारी विधानसभाओं का चुनाव कराएंगे, एक देश एक चुनाव। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, एक देश एक चुनाव होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी, और ये समय समय पर चुनाव होना चाहिए। जिस स्टेट का जब टाइम है, उस स्टेट का उस समय में होना चाहिए। ये लोग इसलिए करना चाहते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए, फिर देश में दोबारा चुनाव होगा ही नहीं, और ऐसी प्रक्रिया आ गई तो ये लोग कहेंगे ठेकेदार बन के कि हम एक बार जीत के आए, एक समय में हुआ है, अब सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। अब कोई पार्टी नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई नागरिक नहीं, कोई वोट नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन याद रखो, तुम अंग्रेज नहीं हो। इस देश में अंग्रेजों को मार कर भगाया। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को वहां पर मारा, लंदन में जाके। यहाँ का किसान, यहाँ का जवान, यहाँ का दलित, यहाँ का शोषित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मुसलमान इतना जागृत हो गया रंजक साहब, अब इनकी औकात नहीं, ये जीत कर भी इस देश को चला ले। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और आपको दिखा दूंगा मैं। सर इनका कहना है कि अगर 400 सीटें आती हैं तो हम संविधान बदल देंगे। बीच-बीच में इनके समर्थक कहते हैं, हालाँकि मोदी जी इस बात को चुनावी सभा में नकारते हैं और उनके समर्थकों का कहना है कि संविधान जो है बहुत पहले का है, तो समय के साथ उसमें नवीनीकरण होना चाहिए, इसलिए वो बदलाव की माँग करते हैं। आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? संविधान बदलेंगे, लेकिन जिस बात पर संविधान में जो आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 21 है, उसकी शर्तों को तो पूरा कर लो। संविधान में ये था, जब तक ये लोगों की बराबरी तक नहीं आ जाएं, तब तक तब तक इनका आरक्षण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, रोजगार का रहेगा। अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, आप देश को उठाकर ले लीजिए, कितने शेड्यूल कास्टों पर, कितने बैकवर्ड के लोगों पर, कितने मुसलमानों पर यहाँ के
कॉन्ट्रैक्टर हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों पर यहाँ पर पेट्रोल पंप हैं, कितने लोगों पर गैस एजेंसी हैं, कितने लोगों पर यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग यहाँ पर इंचार्ज बने हुए हैं, कितने लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, कितने यहाँ पर गृह मंत्री हैं, कितने यहाँ पर राज्यसभा में हैं, कितने विधानसभा में हैं, हमें दिखा दीजिए आप। उनका हम कहना है कि अगर लायक होंगे तभी तो वो उस तरह से उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम मिल पाएगा। वो कहते हैं उनके जो समर्थक हैं। बैकवर्ड के उत्तर प्रदेश का, यूपीएससी का, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का इलेक्शन हुआ। बैकवर्ड के 300 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट रिटन में फर्स्ट आया, लेकिन उन लोगों को इन्होंने वाइवा में, इंटरव्यू में 100 में 2 नंबर दिए और इनको कह दिया एलिजिबल नहीं है। और जिस ब्राह्मण को, जिस ठाकुर को, जिस बनिया को बहुत कम मेरिट आई रिटन में, उसको ज्यादा नंबर देकर उनको, उनके साथ कौन सी प्रेसी होती है, उनके साथ षड्यंत्र होता है। और ये उन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की जगह को भरते हैं और ये कह देते हैं एलिजिबल नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, डिजर्व नहीं करता। ये वहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और तमाम लोगों को भर देते हैं और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का इंटरेस्ट। आपको मालूम होना चाहिए, आईआईटी में पूरा टॉपर शेड्यूल कास्ट का रहा है और आपके हाई स्कूल का सीबीएसई का बोर्ड रहा है, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने किया है। आईएएस में पहले दावी ने किया था और अभी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने किया है। ये कैसे कहते हैं? शेड्यूल कास्ट में अब इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल कमी नहीं है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है, उनको आगे नहीं किया जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जातिगत आधार पर उनके साथ भेदभाव होता है, जातिगत आधार पर उनका उत्पीड़न होता है, जातिगत आधार पर उनका शोषण होता है। आप कहते हो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन करने वाले भी वही बेईमान बैठे हैं, न्यायपालिका में भी वही हैं, कार्यपालिका में वही हैं, विधायिका में वही हैं, पत्रकारिता में वही हैं। एक इनको कितना मिला? शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितने पत्रकार हैं, कितने उनके चैनल हैं, हमें बताइए। कितने वो विधायिका में हैं, कितने वहां पर बैठे हैं? कानून बनाने वाले यही हैं, समाज को लूटने वाले भी यही हैं, समाज को बरगलाने वाले भी यही हैं, समाज को अपमानित करने वाले भी यही हैं। कैसे बोल रहे हो आप? नहीं, ये उनके समर्थक कहते हैं, जो ये सवाल मैंने अभी बोला, तो उनके समर्थक कहते हैं कि योग्यता नहीं होगी तो भाई काम कैसे मिलेगा? जिसमें जैसी योग्यता होगी उसको उस तरह से काम दिया जाएगा। अरे बेईमानो, योग्यता है। योग्यता यदि नहीं होती तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिसका उत्पीड़न हुआ, उस दुनिया का बेहतरीन सुंदर संविधान बना दिया, जिससे आज भी देश चल रहा है। और तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी संविधान को बदल नहीं सकता। संविधान को हाथ लगाकर देखना, देखिए सड़कों का क्या हाल होगा, यहाँ के पार्लियामेंट का क्या हाल होगा, यहाँ के स्थान का क्या हाल होगा। तुम एक बार संविधान को बदल के तो देखो। तुमने बदल के देखा था एट्रोसिटी एक्ट 2 अप्रैल 2018 को? उस एक्ट को बदलने के लिए 14 बच्चे शहीद हो गए छाती पर गोली खाकर। पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है रंजन साहब। अच्छा, मोदी जी को लेके क्या कहेंगे? मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ की जो जनता है वो मेरा परिवार है। पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो है हर क्षेत्र में काम किया है। किसानों की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, हालांकि उन्हें कानूनी गारंटी अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम उस क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करेंगे और आने वाले समय में भी हम, जो हमारी जो सरकार है वो 2047 का प्लान लेके चल रहे हैं कि हमारा जो अगला कार्यकाल आएगा उसमें 100 दिन का प्लान तैयार है। तो आप उसको लेके क्या कहें? नहीं, आय किसानों की दुगनी करेंगे। 50 किलो का यूरिया का और खाद का कट्टा आता था, वो 45 किलो का कर दिया और उसके दुगने दाम कर दिए। बिजली जो मिलती थी 3 रुपया यूनिट, तो 1 रुपया यूनिट, आज यूनिट का पैसा बढ़ा दिया। जो डीजल 35 रुपया आता था जिससे ट्रैक्टर चलता था, आज वो 100 रुपया लीटर कर दिया। बड़ा बढ़ा रहे हो। किसान को नहीं मिलता है 2 रुपया भी, किसान लुट रहा है। और किसान, अरे आप करना चाहते हो तो उनको यूरिया फ्री दो, उनको बिजली फ्री दो, उनको बीज फ्री दो, तब किसान आगे बढ़ेगा। और किसान की फसल होगी और उसकी बिक्री तुम तय करोगे। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? तुम्हारा बाप पैदा करता है क्या? और किसान की जमीन है, बीज तुम बोओगे और खराब होगा तो तुम लेगे नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा? है? तो ये सारी चीजें झूठ बोलता है ये आदमी। है? किसान को
डीजल की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा। आज बैल खत्म हो गए, बैलों से काम नहीं होता, सारा का सारा काम डीजल से होता है। चाहे तो कुटाई का हो, चाहे मड़ाई का हो, चाहे ट्रैक्टर में पानी लगाने का हो, चाहे निराई का हो, चाहे पानी लगाने का हो, चाहे ट्रैक्टर से कहीं चीज ले जाने का हो, चाहे वो बीज लाने का हो, चाहे खाद लाने का हो। तो हम ये जाने किसानों के लिए आप 20 रुपया लीटर वो कर दो डीजल, और बिजली फ्री कर दो, तब हम जाने अभी किसानों का रुपया जो गन्ना का पड़ा है 3 साल से वो तो मिला नहीं है। किसानों का भला करेंगे, क्या भला कर रही है? तो सर फ्री अगर देते हैं तो फ्री में फिर सरकार कैसे चलेगी? बिना टैक्स के तो सरकार आ नहीं सकती है। अगर सब कुछ फ्री में दिया जाएगा तो अगर जो है अगर उन्हें इतनी बिजली भी फ्री दी जाए, पानी भी फ्री दी जाए, तब तो फिर सरकार पे बोझ बढ़ जाएगा। नहीं, बिजली तो फ्री इनको देना पड़ेगा, और बिजली फ्री और कुछ ना दें, लेकिन जो 45 किलो का कट्टा कर दिया है उसे 50 किलो का करें। जो कट्टा पहले 500 रुपए का आता था आज 1200 रुपए का आता है, उसे कम करें। उस पर जीडीपी लगाने का, या उस पे इनकम टैक्स लगाने का, या उस पे सेल टैक्स लगाना बंद करो। क्योंकि जब तक अन्न नहीं होगा, तुम सोना चांदी नहीं खाते हो। किसान अन्न पैदा करता है, उससे तुम जीवित हो। दालें पैदा वो करता है, फल पैदा वो करता है, अमरूद पैदा वो करता है, खरबूजा पैदा वो करता है, तरबूजा पैदा वो करता है, और देश में तमाम तरह के अनाज वो पैदा करता है। तुम खा रहे हो वहां बैठ के एसी में, ये किसान की देन है। किसान नहीं होता तो यहाँ का हर एक अरबपति रुपया नहीं खाता, सोना नहीं खाता, मर जाता। चावल वो पैदा करता है, क्या नहीं पैदा करता है। किसान के ऊपर डिपेंड है, कृषि के ऊपर डिपेंड है मनुष्य का जीवन, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है। सर एक आखिरी सवाल कि हिंदू राष्ट्र को लेके आपका हमेशा से विरोध रहा है, तो गांधी जी भी राम राज्य की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र को लेके विरोध क्यों है आपका? हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए है कि भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, और ग्रंथों में भी इनके में, चाहे वो पुराण हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे वो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है उसमें। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जातिगत आधार पर कार्यों का विभाजन होगा। हिंदू राष्ट्र लागू होने का मतलब है मनुस्मृति लागू होगी, संविधान खत्म हो जाएगा, और यहाँ चलो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन मुसलमान का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, जैनों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा? ये लोग का किस जगह पर रहेंगे? सिख कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, बौद्ध कहेगा हमें बौद्ध राष्ट्र चाहिए, और मुसलमान कहेगा हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। ये देश को तोड़ने की बात करते हैं जितने भी लोग हैं। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम चैलेंज के साथ करें, उस दिन देश बिखर जाएगा। उस देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। देश में जो सौहार्द वातावरण बना हुआ है इंसानियत का और मानवता का, ये इंसानियत को टकराना चाहते हैं। दुनिया में कोई और देश हिंदू राष्ट्र है क्या? कहीं और है क्या तुम्हारा? इसीलिए तो तुम यदि हिंदू राष्ट्र करोगे तो हिंदू राष्ट्र एक मिनट, नेपाल था, नेपाल की स्थिति इतनी जर्जर हो गई, भीख मांगने के लिए तैयार हो गए, और जब वहां से हिंदू राष्ट्र खत्म किया और धर्मनिरपेक्ष कर दिया, आज चाइना भी हाथ बढ़ा रहा है, बांग्लादेश भी हाथ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान भी हाथ बढ़ा रहा है, अमेरिका भी हाथ बढ़ा रहा है, लंदन भी बढ़ा रहा है। क्यों? कि वहां डेमोक्रेसी आ गई, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, जनतंत्र खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, इस देश में समानता खत्म हो जाएगी, करुणा मैत्री खत्म हो जाएगी, इंसान और इंसान के बीच में जो आज प्यार भरा है वो सब खत्म हो जाएगा। सर चुनाव आखिरी चरण में पहुंच चुका है और अब सर्वे आने लगे हैं, तो कई सर्वे ये कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है, लेकिन कई सर्वे कह रहे हैं कि भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। आपका आकलन क्या कहता है? क्या लगता है आपको कि इस बार जो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और संविधान बचाने की लड़ाई को लेके ये चुनाव हुआ है, तो आप क्या देखते हैं? क्या सरकार बन रही है फिर से भाजपा की, या कि इंडिया गठबंधन आ रही है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, यदि ईवीएम में इस बार गड़बड़ नहीं है तो गठबंधन 100% आएगा, और यदि इन्होंने ईवीएम में कोई सेटिंग कर दी है तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो मोदी जी को बता रहे हैं अब आपकी ईडी पीडी सीबीआई से कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को तुम जेल में डालोगे, कितने लोगों को मरवाओगे,
कितने लोगों को जेल भिजवाओगे, कितने लोगों का उत्पीड़न करोगे, एक भी तैयार नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों को भगाया, और इसी तरह से तुमको भी भगाएंगे। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। तो अभी आपने सुना भंते करुणाकर जी को, जिन्होंने संविधान को लेके, चुनाव को लेके कई मुद्दों पे अपनी राय रखी। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, उस पे अपनी राय रखी। इस बातचीत पे क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।